नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और प्राइम डिबेट में आपका स्वागत करते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में राजनीति का रिश्ता धर्म और जाति से बहुत गहराई से जुड़ गया है। यहाँ एक बात नेताओं को पता है कि अगर मामला धर्म से जुड़ा है तो उसमें हाथ डालना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं ले पाई है। योगी सरकार की नजर उन धार्मिक स्थलों पर टेढ़ी हो चली है जो सड़क के किनारे अवैध रूप से बने हैं और जिससे राहगीरों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। इस मामले में अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़कों, गलियों और फुटपाथ पर किसी भी तरह के धार्मिक संरचना या निर्माण की अनुमति नहीं देने का निर्देश देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2011 और उसके बाद से इस तरह का कोई भी निर्माण कराया गया तो उसे फौरन हटा दिया जाए। राज्य सरकार ने बताया कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों, राजमार्गों, गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों, लेन आदि पर किसी भी तरह की धार्मिक संरचना या निर्माण की अनुमति कतई न दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की कोई संरचना या निर्माण 1 जनवरी 2011 या उसके बाद किया गया हो तो उसे योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक संरचना के अनुयायियों और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित निजी भूमि पर 6 महीने के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाएगा अथवा उसे हटा दिया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर, समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सभी जिला अधिकारी इसकी अनुपालन रिपोर्ट संबंधित प्रमुख सचिव या सचिव को देंगे, जिसके बाद इसका विस्तृत ब्यौरा अगले 2 महीने में मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने निर्देश हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किए हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर इस आदेश के पालन में कोई भी और किसी भी तरह की लापरवाही की जाती है या इसका पालन नहीं किया जाता है तो इससे संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इन आदेशों की अवज्ञा जानबूझकर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी जो आपराधिक अवमानना मानी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार का दिशा निर्देश अब सामने आ गया है। 2011 के बाद से जितने भी अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इबादत स्थल, धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2011 के बाद से ही जो भी धार्मिक स्थल या फिर इबादत स्थल बनाए गए हैं, सड़क के किनारे, पार्क में, किसी भी गली में या फिर कहीं भी ये अवैध तरीके से अगर कहीं भी बनाए गए हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश योगी सरकार ने दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अब 2000 से लेकर के अब तक जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं, चाहे वो इबादत स्थल हो या फिर धार्मिक स्थल हो, उन पर सख्त से सख्त अब कार्रवाई पूरे जिले में की जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी और आज हम पूरी चर्चा इसी पर करेंगे कि कहीं ये चुनावी स्टंट, अगली साल चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले सपा थी तो उनके क्या कुछ रुख थे, 2017 से बीजेपी रही है, 2017 से लेकर के 21 तक, अब 2022 में चुनाव भी होने वाले हैं। इन्हीं सब के मद्देनजर रखते हुए आज हम पूरी चर्चा करेंगे जिसमें तमाम बातों को रखा जाएगा।
धर्म गुरु भी हमारे साथ होंगे इस पूरी चर्चा में, जहां पर हम उनसे भी लेंगे जानकारी, लेंगे उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस फैसले का स्वागत करते हैं। और भी तमाम चीजें निकल करके आने वाली हैं यहां पर आज प्राइम डिबेट में, जो हम पूरी चर्चा करेंगे कि 2011 1 जनवरी से लेकर के 2011 तक जितने अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इबादत स्थल, धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, सभी को खत्म किया जाएगा, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से, विवेक कुमार सपा से, मतीन खान मुस्लिम धर्म गुरु है हमारे साथ, और स्वर्ण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं। आप सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं हमारी चर्चा में। तो मैं अपनी शुरुआत मतीन खान जी से ही करना चाहूंगी। मतीन खान जी और गजेंद्र त्रिपाठी जी, मेरा सवाल दोनों ही लोगों से पहला होगा कि सर, ये कानून है पहले से बना हुआ है, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, आप कैसे देखते हैं, स्वागत कर रहे हैं? मतीन खान जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं गजेंद्र त्रिपाठी जी से भी जवाब लूंगी। देखिए, ये तो बहुत पहले से था और हमारा पहले से ही कॉन्सेप्ट रहा है कि जो भी अवैध जगह हो, मैं कह रहा हूँ कि 2016 से क्या, जब से 47 से जो भी अवैध धर्म स्थल हैं और जिससे लोगों को बाधा हो रही है और गैर कानूनी तरीके से बने हैं, वो सब मस्मार होना चाहिए। और धर्म आस्था के लिए आदमी जो भी काम करता है वो आत्मा की संतुष्टि के लिए करता है। कोई नाजायज़ जगह पर अगर वो चीज़ होती है तो उसमें मेरा ख्याल से उतना लोगों को जो एक अंदर से जो आत्मा की संतुष्टि होती है वो नहीं हो पाएगी। अगर सही से प्रॉपर वे में ज़मीन को ख़रीद करके प्रॉपर जगह पर उसकी तामीर कराई जाए। मतलब आप स्वागत कर रहे हैं ये जो निर्देश जारी किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, मतलब इसका आप स्वागत कर रहे हैं कि हाँ ये गलत था, आप मान रहे हैं? नहीं, बहुत से, मैं कह रहा हूँ 2016 क्या 47 से अब तक के जितने भी इस तरह के जो गैर कानूनी तरीके से जो लोगों को बाधित करने की जगह पर जो लोगों ने जबरन बना रखे हैं, उसको बिल्कुल मस्मार होना चाहिए। मैं चाहूंगी गजेंद्र त्रिपाठी जी भी साथ पे दिखे तो उनके भी रिएक्शन में लूंगी। जी मतीन जी, आप बताइए अपना रिएक्शन। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई जो भी इस तरह के मामलात हैं वो बिल्कुल, देखिए, मजहब की बुनियाद ये होती है कि आत्मा संतुष्टि के लिए, आदमी आत्मा को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए आदमी अपना वक्त निकालता है और आदमी पाक से जहन से जाता है, वहाँ इबादत करता है। इबादत इसलिए करता है कि आत्मी संतुष्टि हो, और वो अगर नाजायज़ जगह पर है, गलत जगह पर है, लोगों को बाधित करने की जगह पर है, तो वो उसको बिल्कुल कतई अमल होना चाहिए, पहले होना चाहिए था, अब देर में उसका जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। गजेंद्र त्रिपाठी जी, मतीन खान जी अपना समर्थन दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, अगर गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सड़क के किनारे, पार्क में या कहीं पर भी गैर अवैध कानूनी तरीके से अगर इसे बनाया गया तो खत्म होना चाहिए। आप कैसे इसे देख रहे हैं? शायद गजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए, शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं आती हूं विवेक श्रीवास्तव जी पर। सर, ये राजनीतिक उद्देश्य से फैसला लिया गया या फिर वाकई में जनता के हित में ये आदेश आया है? देखिए अमोला जी, ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी 1 जनवरी 2011 के बाद धार्मिक स्थल निर्मित किए गए हैं, सार्वजनिक स्थलों पे, चाहे वो सड़क के कहीं किनारे हैं, कहीं गली के किनारे हैं, जिनसे सामान्य व्यक्ति को यातायात में या अन्य कार्यों में रुकावट आती है, उन्हें या तो वो लोग स्वयं स्थानांतरित कर लें या उस जो उनके संचालन समिति के लोग हैं वो लोग अपने किसी निजी जमीन पे जिसका वाजिब ढंग से उन्होंने रजिस्ट्री कराई हो, वहाँ लेके चले जाएं। नहीं, सरकार उसको डिमोलिश कराने का कार्य करेगी। और ऐसी कड़ी में 160 धार्मिक स्थल तो केवल लखनऊ में चिन्हित किए गए हैं नगर निगम और ये जिला प्रशासन के द्वारा। सर, 700 आपने चिन्हित किए, लेकिन 900 केवल लखनऊ में 31 धार्मिक और प्लस इबादत स्थल है पूरे लखनऊ में, 931 है लगभग। जी, नगर निगम ने केवल 160 के लिए चिन्हित किए हैं। इस तरह से एक सूची बनती जा रही है और जो भी उसमें मतलब तो समय रहते लोग अपने निजी स्थानों पर स्थानांतरित कर लें, नहीं तो उसको गिरवाने का काम सरकार करेगी।
और अच्छा, मतलब अभी आप 100 कुछ पर काम करेंगे और बाकी जो 931 की जो सूची है, जो 931 पूरे गैर कानूनी और धार्मिक इबादत स्थल है पूरे टोटल लखनऊ में इतने हैं, तो पहले आप 100 पर काम करेंगे, उसके बाद अगर लोगों ने खुद हटा दिया तो बेहतर, वरना गिराया जाएगा, सरकार की तरफ से गिराया जाएगा। ठीक है, इस पर मैं आती हूं, अब विवेक कुमार जी पर आती हूं। जी विवेक कुमार जी, बीजेपी ने तो फैसला ले लिया, यानी योगी सरकार का फैसला आ गया है कि अब गैर कानूनी अवैध तरीके से जितने निर्माण इबादत स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन्हें हटाए जाएंगे। और अभी अभी आपके सामने विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि हम 100 पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी का रहेगा, जब उनको नहीं हटा लिया जाएगा तो सरकार उन पर एक्शन लेगी। पहले तो इस मंच को धन्यवाद देते हुए मैं अपने दोनों ही मित्रों को सुन रहा था। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पे आज हम बैठे हैं चर्चा करने के लिए। धर्म से जुड़ा हुआ विषय, धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ विषय, और उसका एक हवाला दे करके निर्माणाधीन जो पहले से निर्मित है या जो कि जर्जर अवस्था में है, जिनके ऊपर सरकार काम नहीं कर पा रही है या जिसपे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन धर्मार्थ विभाग में हर साल मंत्रियों का चयन जो है, मनोनयन जो प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। धर्मार्थ का पैसा जाता कहाँ है, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा जो एक भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार होता है वो होता है तो धर्मार्थ वाले विभाग में होता है, क्योंकि इसमें फंड तो आता है लेकिन काम जमीनी स्तर पे कभी नहीं दिखाई देता। अब आते हैं उस विषय पे जिसकी बात हम आज करने बैठे हैं। यहाँ पे हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, इसमें योगी सरकार की उपलब्धता क्या है? ये तो एक तरह से योगी सरकार के लिए फटकार है, एक आदेश है, उनको लागू करवाना है। लेकिन मैं इस पे जिम्मेदारी से एक बात ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले योगी सरकार ये तय करे कि आप मंदिरों को और मस्जिदों को या धार्मिक उन स्थलों को तो चिन्हित कर रहे हैं जिनको आपको तोड़वाना है या जिन पे आपकी मंशा पहले से बनी हुई है, लेकिन उन जमीनों का क्या, उन संपत्तियों का क्या जो आपके पदाधिकारियों ने कब्जा कर रखी है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? सरकार आपकी 4 साल का समय हो चुका है, लेकिन आपको वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपके राजनीतिक द्वंद्व या द्वेष के दुश्मन बने हुए हैं, या जिनसे आपको लगता है कि आपकी राजनीति प्रभावित हो रही है या इनसे आपको राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में खतरा महसूस होता है। वही लोग, उन्हीं लोगों को चिन्हित करके उन्हीं की बुलडोजर उन्हीं की जमीनों पे चलवाना या उन्हीं जगहों पे चलवाना। देखिए, बहुत सक्रियता से मैं एक बात आपको बता दूं, जितना मैं जानता हूं और ये बात पूरा देश जानता है, इसी भाजपा सरकार ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि मस्जिद हमने नहीं गिराई थी। मैं इस बात को इसलिए वहां जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि वो 6 दिसंबर 1992 ये पूरे देश के लिए एक काला पेज था उस दिन। ये हमारी जो भारत की संस्कृति है ना, इस भारत की संस्कृति में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है। कुछ 1-2 संस्थाओं को छोड़ करके, जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो क्रेडिट लेने में सबसे आगे आ जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह देश भी जानता है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उनका योगदान नहीं रहा कभी। बहरहाल, उस विषय को छोड़ते हुए इस पे आइए। मैं आपको, अभी डिबेट आपने शुरू किया तो इसको थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, मैं जरा 1-2 और वक्तव्य सुन लूं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा आज, और उस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आज आप चलाइएगा अपने चैनल के माध्यम से। हाँ, और उस पर मैं जवाब लेना चाहूंगा कि सरकार की मंशा क्या वास्तव में साफ है, या पूरी मंशा सरकार की केवल और केवल उत्तर प्रदेश में एक राम मंदिर के आड़ में संघ का कार्यालय खोलते हुए केवल और केवल राम के आस्था से सबको गमागीन करने की है और दूसरे धर्मों को चोट पहुंचाने की है। मैं तो सवाल कर रहा हूं, खुलेआम कर रहा हूं। इस सवाल का जवाब बैठे हैं हमारे आदरणीय हैं, ये जवाब दे इसका। विवेक कुमार जी के सवालों का जवाब देंगे विवेक श्रीवास्तव। उससे पहले उसमें एक छोटा सा जवाब लूंगी गजेंद्र त्रिपाठी जी से। गजेंद्र त्रिपाठी जी, आप स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? ठीक है, गजेंद्र जी नहीं है, ठीक है जी। विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम जमीनों पे कब्जे की शिकायतें थी। उसके लिए हमारी सरकार में भूमाफिया सेल बनाया गया, और ऐसे एंटी भूमाफिया, ऐसे जो लोगों ने जमीन कब्जा कर रखी थी उनको चिन्हित करके उनके कब्जे को हटाने का काम सरकार में किया गया है। और जहाँ कहीं भी शिकायत आती है वो बाकायदा, आज भी वो एंटी भूमाफिया सेल एक्टिव है, उसमें जहाँ शिकायत जाती है उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर विवेक जी के पास कोई ऐसी शिकायत हो जिसमें किसी पदाधिकारी के द्वारा, हमारे या किसी कार्यकर्ता के द्वारा ऐसा कोई अतिक्रमण किया गया है, तो उसकी शिकायत सक्षम अधिकारी तक ले जाएं।
कार्रवाई ना हो तब उसको इस तरह नहीं, से सक्षम उठा अधिकारी सकते तक हैं। क्या, मैं तो इसको पीएमओ तक की मैं रिपोर्ट लाया हूँ, और सारी आईजीआरएस की सब पड़ी है मेरे पास, जो कि आप पोर्टल पे डाली गई। जी, जवाब जी, मैं सब लेके देने आया मौका हूँ, मिलेगा दे दीजिए। मैं दिखाऊंगा भी आपको। फिलहाल अभी जो कार्रवाई चल रही है ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे चल रही है। इन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा इसमें योगी सरकार की उपलब्धता क्या है। जी बिल्कुल। तमाम हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, उनको जमीन पे इम्प्लीमेंट कराने का जो इच्छा शक्ति योगी सरकार में है या जो योगी सरकार दिखा रही है वो पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं थी। नहीं, यही फैसले इसके पहले भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। हमें बहुत कहने में गर्व है कि हमारी सरकार दृढ़ निश्चय है और हम अपने पराये का भेद नहीं करते। जो भी कानून के तहत इस तरह का काम करता दिखेगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। कानून का राज कायम करना योगी सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है, विवेक कुमार जी। मेरा एक सवाल है, बड़े ही विनम्र निवेदन के साथ आज मैं इस देश के सामने ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बस एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि राम मंदिर निर्माण के पीछे क्या भाजपा की उपलब्धि है या ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, ये उसका जरिया है जिसकी वजह से आज आप इस मुद्दे पे सार्थक रूप से आगे बढ़ रहे हैं? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि ये वास्तविक उपलब्धि की सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की है या आपकी पार्टी की है? देखिए, पहली क्योंकि बात, पार्टी तो आपकी पक्षकार थी ही नहीं। पहली बात तो विवेक जी ये विषय जो आप उठा रहे हैं, नहीं, मैंने एक सवाल पूछा है सर, आज की डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं ला रहा हूं, वो डिबेट से जुड़ा हुआ है। फिर भी चूंकि आपने छेड़ा है, मैं इसका आपको विधिवत जवाब दे देता हूं। देखिए, ये सत्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि मंदिर में पक्षकार नहीं थी। पक्षकार राम लला थे और राम लला विराजमान थे। जो फैसला आया उसमें हम उसका क्रेडिट हमें इसलिए जाता है कि जब हाई कोर्ट से बाद ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जी। तो तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने एक भी पन्ने का अनुवाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया। 5 साल अखिलेश सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। नहीं, आप तो पक्षकारी थे ना। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार तो उसमें पार्टी थी ना। नहीं, यूपी सरकार थी, भाजपा नहीं थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो हमने उसके अनुवाद दाखिल किए और उसकी फिर हमारे ही सांसदों की अपील पे, उसमें डे टू डे सुनवाई की अपील पे वो मुकदमा आगे बढ़ सका और फैसले तक जा सका। जबकि कांग्रेस के लोग, कपिल सिब्बल वगैरह उस मुकदमे को लटकाने की पुरजोर कोशिशों में थे। आप देख लीजिएगा दस्तावेज, मैंने देखे। कोई कह रहा था साहब जुलाई 2019 के बाद इसको उठाया जाए, कोई कुछ कह रहा था। तमाम विरोधी दलों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा मुकदमा लटकाने की कोशिश के बावजूद ये फैसला आया और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है अनुवाद दाखिल करने में, तब जाके मुकदमा आगे डैश पे आ सका। इसलिए इसकी क्रेडिट हम लेते हैं कि हमने उस राम मंदिर निर्माण स्थल के रास्ते के कील काटे साफ किए। श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। गजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं चर्चा में, मैं उन्हें एक बार फिर से जोड़ लूं। सर, आप कैसे इसे देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस फैसले को? गजेंद्र त्रिपाठी जी, शायद गजेंद्र जी तक। जी गजेंद्र जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ठीक है, शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मुद्दे से जुड़ी हुई इसी बीच में आपको एक बाइट सुना देते हैं पहले, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बदनामी है, कारण कि बीजेपी की सरकार है, तो हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से और बीजेपी पार्टी सदस्य बड़े बड़े महानुभावों से कि वो लोग हमारे इस हिस्सा का दिलाने का कष्ट करें और हमको घर की व्यवस्था करें। कारण क्या है कि व्यवस्था बहुत खराब है हमारी, और हमारा घर होते हुए इस लॉकडाउन में कोविड-19 का समय चल रहा है, जिसमें कि मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार सबको घर रहने के लिए देती है और यहाँ पर जो है बीजेपी पार्टी का मुख्य सदस्य होते हुए, सक्रिय सदस्य होते हुए घर छीन रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसमें एक बीजेपी के नाम से गेम खेला जा रहा है, जो कि बीजेपी को धोखा दिया जा रहा है। ये डॉक्टर महेश्वरी कांत का कर्तव्य है, तो ये हमको बहुत ही ठीक नहीं लगता, बिल्कुल ही
खराब है। मेरा हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ जी से, सभी बीजेपी अधिकारियों से, सभी सदस्यगण से, सबसे बीजेपी सरकार से मेरा हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि मुझे मेरा घर दिलाने का मतलब कोशिश किया जाए, ताकि मैं इज्जत के साथ अपने घर जा सकूं, अपने घर में रह सकूं। ऐसे में जब बोलिए, जब ये घर में ही नहीं न्याय कर पा रहे हैं तो ये बाहर क्या न्याय करेंगे हैं? ऐसे में जब ये समाज के साथ, जब समाज में जाते हैं और कहते हैं कि हम मतलब ये सबके जगह पंचायत में जाएंगे, सारे जगह जाएंगे, और जब घर में ही इतना अन्याय कर रहे हैं तो ये बाहर किसी को क्या न्याय दिला पाएंगे। लेकिन हमारा सबसे ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सारे लोग जो है इसमें शामिल होकर हमारा घर दिलाने की कोशिश करें। श्रीवास्तव जी, सवाल आपके लिए है। कह रही हैं आजमगढ़ की खबर हमने दिखाई, यहाँ पर आजमगढ़ से ये जानकारी थी कि जहां पर आजमगढ़ के पूर्व पंचायती अध्यक्ष जिन्होंने घर पे जाकर के अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, सवाल उनका है कि अगर आप घर के अंदर नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं, अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है, बाहर कैसे आप सब कुछ ठीक कर लेंगे? देखिए अमोला जी, होता क्या है, लोग इस तरह की बात कर देते हैं, लेकिन जब इसकी तफसील में जाइएगा तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई लिटिगेशन पेंडिंग होगा, कोई न्यायालय विवाद चल रहा होगा। जब मामला न्यायालय में तो उसमें कोई सरकार, कोई प्रशासन सीधे हस्तक्षेप कैसे कर सकती है? दूसरी बात, लेकिन पूरी वीडियो में उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं क्लियर किया है कि व्यक्तिगत कौन वो व्यक्ति है जो उनको प्रताड़ित कर रहा है। मैं और आपको पूरा वीडियो दिखा देता हूं। मैं आपकी बात में नहीं कर, मुझे उनकी बात का जवाब देने दीजिए। और वो व्यक्ति कौन है और उसका पार्टी में स्थान क्या है, स्तर क्या है, इससे पार्टी का नेतृत्व बाखबर नहीं है। दूसरी चीज, जब इसकी तफसील में आप जाइएगा तो पता चलेगा स्थानीय स्तर पर उनका कोई न्यायालय विवाद चल रहा होगा। ऐसे में जब मामला न्यायालय में तो उसमें राजनीतिक दल या स्थानीय प्रशासन कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? इस तरह की जो वीडियो लोग लेकर के आते हैं वो अनावश्यक पार्टी की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास मात्र है। इससे कुछ पार्टी की छवि पर असर नहीं पड़ने वाला, ना पार्टी को गंभीरता से लेने वाली। नहीं लेगी, बिल्कुल नहीं लेगी। ठीक है, हम मानते हैं कई बार मतलब गलत वीडियोस आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, बट जिस तरीके का ये वीडियो आजमगढ़ से सामने आया है वो बीजेपी का नाम तो ले रहे हैं ना कि बीजेपी की पार्टी से लोग थे जो अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहे हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप अगर उसका नाम नहीं बताएंगे, पद नहीं बताएंगे, तो इन करोड़ों लोगों की संख्या में हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे? ये संभव है क्या? अगर हम आपको आपके संवाददाता का नाम नहीं बताएंगे तो आप जान पाएंगे कि क्या कौन संवाददाता आपको गड़बड़ कर रहा है। कि पार्टी के बड़े नेताओं को सिर्फ उनकी मतलब उनकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए छोटे नेता जो हैं वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये जो लोग वीडियो को इस तरह से वायरल कर रहे हैं वो पार्टी की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बता देता है सब, आप बताएं तो सही। आप अगर वीडियो ही बना रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से बताएं कि साहब ये आप फलान आपकी पार्टी सरकार का आपकी नेता है, प्रशासन आपके एक मिनट में पता चल जाएगा कौन है क्या है। मैं इस पर प्रकाश डाल दूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। कई बार इस तरह का प्रोपोगेंडा चलता है, लेकिन इस विषय पे मैं आपको जो वीडियो आपने देखा है, अब मैं आपको बता दूं, ये पूरा वीडियो नहीं चल पाया क्योंकि ये पूरा वीडियो लंबा है। ये मैं आपको जाते जाते दे जाऊंगा, इसको आप ले जाइएगा, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को कहिए, दिखाइएगा, और अगर आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं तो दिलाइएगा। जिस वयोवृद्ध को आपने देखा है, ये बेसिकली अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ करके, क्योंकि जॉइंट परिवार एक समय था जब जॉइंट परिवार रहा करता था तो लोग बड़े परिवारों में कमाने कुछ लोग बाहर चले जाते थे। जब ये 30-35 साल के बाद वापस लौटे हैं, बीच में आते जाते रहे, जिस तरीके से परप्रांतीय आते जाते रहते हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन उसके पहले सितंबर में जब इनका ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं, मेरे क्लाइंट भी हैं क्योंकि ये, और बहुत पारिवारिक संबंध भी अच्छे। नहीं देखिए विवेक, नहीं मेरी बात पूरी, अब आप सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी, मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप उन्हीं को टारगेट करते हैं जिनसे आपको राजनीतिक हानि की अपेक्षा होती है। आप निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते। आपके क्लाइंट मेरा दिखाने का उद्देश्य है, आप अधिवक्ता हैं, आपके क्लाइंटों के मुकदमे नहीं, निपटारा मैं मुकदमे निपटारा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, कोविड जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति में आपके पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाजपा के जो आज के वर्तमान आपके नेता हैं, आप बोलिए, मैं नाम बता दूं आपको। विवेक कुमार जी, विवेक श्रीवास्तव जी, प्लीज सर इस तरीके से नहीं, एक बार आप बोल लीजिए फिर एक बार वो बोल लेंगे। हाँ, तो मैं बात पूरी कर लूं। आप जिस बात की चर्चा कर रहे थे, ये आप अगर प्रकाश डाले, ये IGRS की
सारी रिपोर्ट देख लीजिए, ये IGRS की रिपोर्ट है, इनके फेवर में सुन लीजिए, इनके फेवर में रेवेन्यू विभाग ने रिपोर्ट लगा रखी है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं, आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के मंत्री को टारगेट करती है, जिनसे आपको राजनीतिक द्वेष होता है। करके आप लोग बोलेंगे प्लीज। अमोला जी ये अपने अधिवक्ता धर्म का पालन भी नहीं कर रहे। अगर ये उनका क्लाइंट अधिवक्ता है और ये अदालत में उस मैटर को लेकर प्रेजेंट है, तो उनको इस विषय को यहाँ नहीं उठाना चाहिए। अदालत में अभी तक ये मैटर नहीं जा पाया, क्योंकि आपके जो पदाधिकारी हैं वो बहुत रसूखदारी हैं। उन्होंने जिस तरीके से वहां मैनिपुलेट कर रखा है चीजों को, व्यवस्थाओं को। अच्छा, अब विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक कुमार जी, प्लीज बस करिए, आराम से, शांति से, एक एक करके बोलते तो अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अब मेरा सवाल चलिए विवेक कुमार जी से, जिस तरीके से योगी सरकार जी ने ये फैसला लिया है, अतिक्रमण अवैध तरीके से जितने ये धार्मिक स्थल, इबादत स्थल हटाए गए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अवैध निर्माण होना और निर्माण को हटाना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक स्थान ऐसा होता है जहां पे सालों साल से सदियों से परंपरागत रूप से पूजा पाठ या जिस तरीके से प्रार्थना चली आ रही है, तो उसको सीधे डिमोलिश कर देना, या आप सीधे आइए एक अध्यादेश ले आइए 15 दिन के अंदर इसको हटा दो, ये चीजें वर्तमान में नहीं, मैं हमेशा कहता हूं शुरू से आज तक भारत एक आस्था जनक देश रहा है। आस्था लोगों के हृदय से जुड़ी हुई है, वो चाहे किसी धर्म की आस्था हो। आप उसकी व्यवस्था इस तरीके से भी टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि उसको डिमोलिश किए बिना, उस व्यवस्था को हटाए बिना भी आप लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करते हुए चीजों को और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। लेकिन दिक्कत यह है, जैसे देखिए, इस देश में 176 मंदिरों को अयोध्या में तोड़ने का नोटिस जारी हुआ है। बात समझिएगा मेरी, एक मंदिर के निर्माण के लिए 176 मंदिरों को जर्जर बता करके तोड़ने का नोटिस है। अगर वो मंदिर जर्जर है तो आप उनका नवीनीकरण या उनका पुनर्गठन क्यों नहीं करते? आप उनका जीर्णोद्धार क्यों नहीं करवाते हैं? आपकी जो ये क्या जो धार्मिक आपका मंत्रालय है वो सो रहा है क्या? अभी तक आपकी नजर नहीं पड़ी उसके ऊपर क्या? सर, मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि आप जो 136 मंदिर, ये तो एक मैंने सिर्फ अयोध्या का बताया, 176 मंदिरों को जो अयोध्या की वही हम भी बात कर रहे हैं, अयोध्या की ही बारे में हम बोल रहे हैं। जो 136 की जो लिस्ट सूची जो भी आई है, 176 की ये जो सूची आई है, वो ये है जो जर्जर हालत में है, उनको हटाए, क्योंकि वो अवैध निर्माण है। आप मुझे एक बात बताइए, हटाने की बात क्या ये मंदिर आज बने हैं? क्या 176 के 176 सारे मंदिर आज निर्मित है? आप मुझे बस इसका हाल बता दीजिए। आप पुराने लखनऊ चले जाइए, सुन लीजिए मेरी बात, पुराने लखनऊ चले जाइए। पुराने लखनऊ में कुड़िया घाट से लेकर के बड़ी काली चौक, बड़ी काली तक आप चले जाइए, कई मंदिर ऐसे हैं जो कि आदिकाल से बने हुए हैं। 931 मंदिर है इस तरीके से। मैं आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो आस्था के प्रतीक हैं, पहले तो आपका पुनर्विभाग, जो आपका पुरातत्व विभाग है, उसको आप इस पे लगाइए, पूरी तरह से प्रॉपर सर्वे करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंदिर ऐसे भी जो कि आदिकाल के निर्मित हैं, जो कि भारत की आजादी के बाद शिल्पकारी से बनाए गए थे, जिनके ऊपर आज सरकार का ध्यान नहीं है और ना ही सरकारों ने उनका जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया। उस पे जो स्तंभ नक्काशियां हैं वो हमारी लेकिन जो ये आदेश आया है सर, वो तो 2011 के बाद से ही बने हुए मंदिर के लिए आया है ना। मंदिर हो या फिर इबादत स्थल हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 जनवरी 2011 से ही जो अभी तक बनाए गए, उन्हीं को ही सिर्फ डिमोलिश किया नहीं। अगर अवैध निर्माण, देखिए, अवैध निर्माण का पर्पज होता है जमीन पे कब्जा करना। बहुत छोटी सी बात, ये मैं भी समझता हूं, मैं भी अधिवक्ता हूं, मैं अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं उन निर्माणों के लिए जरूर चिंतित हूं कि कहीं इन अवैध निर्माणों की श्रृंखला में उनको भी शामिल ना कर दिया जाए, जो हमारे पुरातत्व विभाग के धरोहर हैं, और उन पे पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं देता। आप ठाकुरगंज की तरफ जब चौक बड़ी काली के लिए घूमेंगी, कैसे शामिल कर दिया जाएगा? क्या सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सरकार पे। देखिए, इस सरकार पे तो आप छोड़ दीजिए, मैंने अभी एक वीडियो दिखाया, हमारे मित्र बैठे थे, इन्होंने खुद स्वीकार किया कि ऐसे वीडियो को हम संज्ञान में नहीं लेते। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब देंगे, सरकार पर भरोसा नहीं है विवेक कुमार जी को। देखिए अमोला जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगता है और इनको प्रोटोकॉल इनकी सरकार को नहीं पता, और वो जा करके उसी के ऊपर एफआईआर करते हैं, आप इनकी कार्यप्रणाली में कहां लेके जा रही? कौन भरोसा करेगा इनकी कार्यप्रणाली पे? अमोला जी, एफआईआर तो दोनों तरफ से हुई थी, आप मुद्दे से ना पूर्व रोटेट मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एफआईआर का कारण बनती है क्या? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब देंगे, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब देंगे। दिल की भड़ास निकालने यहाँ बैठे हैं, ये कहीं का मुद्दा कहीं लेके आएंगे, ये विषय पे आपकी चर्चा नहीं करना चाहती। नहीं, मैं तो विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। विषय सिर्फ इतना है कि 1 जनवरी 2011 के बाद जो भी धार्मिक स्थल सड़कों पे या गलियों में बनाए गए हैं, जिससे नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, उनको या तो लोग उनके धार्मिक स्थल के संचालन के लोग स्थानांतरित कर लें, या उन्हें गिरवाया जाएगा।
और ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन के दिशा निर्देश में हो रहा है। और इसमें जिम्मेदारी अब किसकी इसमें तय होगी? इन्होंने पुरातत्व को ला के खोज दिया। नहीं, बिल्कुल लाऊंगा। अब जो अब सोच लीजिए, बिल्कुल लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा। पुरातत्व की बिल्डिंगों से पुरातत्व की सारी बिल्डिंगें चिन्हित हैं, उनका रखरखाव पुरातत्व विभाग करता है। अच्छा। जो धर्मार्थ विभाग है, चौक बड़ी काली, चलिए जरा आइए, सुन लीजिए, बोल आइए। लीजिए। नहीं, पुरातत्व की बात बता दूं, आपकी पुरातत्व की स्थिति ये है कि वहां धर्मार्थ विभाग है वो अलग कार्य करता हाँ, है। घूमते ही नहीं है लखनऊ उन में। अवैध निर्माणों को लेकर के कार्रवाई हो रही है जिनसे सड़क पे यातायात बाधित हो रहा है। और इसमें किसी क्या उस दर्द हो अवैध की सकता है? परिभाषा बताएंगे जरा आप, उस अवैध की परिभाषा भी बताइए। जिम्मेदारी किसकी है? जब निर्माण हुआ उस समय क्षेत्रीय अधिकारी क्या कर रहे थे? उस क्षेत्र का जो कोतवाल है वो क्या कर रहा था? उस समय एलडीए या नगर निगम आवास विकास कहां बैठा हुआ था? जिन अधिकारियों की संरक्षण और शय पे यह कार्य हुआ, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरा पूरा वक्तव्य इसी पे आधारित है। अब आप बताइए, क्योंकि 2011 से अब तक 10 साल बीत चुके ना। 2011 से लेकर अब तक आप तो ऐसा है नहीं कि जमीन का टैक्स नहीं दिया गया होगा, लाइट का कनेक्शन नहीं होगा, बिजली पानी की सुविधा नहीं होगी। ये सारे विभाग आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रियां भी हो गई या कब्जा भी हो गया, तो ये सुविधाएं कैसे मिली? आप इसका जवाब दे दीजिए। चलिए, ठीक है, सारी बात कहने का अवसर उच्च न्यायालय बिजली में चोरी मिला होगा। नहीं, बिजली उसके चोरी बाद होती उच्च है न्यायालय में सटीक एक सवाल का सामान्य सटीक परिवार जवाब के। लूंगी, ठीक है। इस पे उंगली उठा करके उच्च न्यायालय विवेक में कुमार के मामला सवालों नहीं का करेंगे। जवाब मैं आप न्यायालय के अध्यक्षता आदेश में हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिम्मेदारी किसकी तय कर रहे हैं? गजेंद्र जी अभी तक इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं, बस एक मिनट। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। मैं आपने बहुत जायज सवाल पूछा है, इसका बिल्कुल जवाब मैं लूंगी विवेक श्रीवास्तव जी से, लेकिन बस एक बार चर्चा में मैं उनको भी शामिल कर रहा हूं। गजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी गजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। जी, आप योगी सरकार के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं? आवाज आ रही मेरी? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बोले आप। देखें, सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो वह निर्णय जनमानस का निर्णय होता है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है। लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि मंदिरों को हटाने की बात हो गई, मस्जिदों को हटाने की बात हो गई, कुछ चीजें स्थापित की जाती हैं। सनातन धर्म में यह परंपरा है कि कोई चीज, कभी भी मंदिर का निर्माण होता है तो वहां पर मंदिर स्थापित किए जाते हैं मंत्रों द्वारा, और वह देव वहां आते हैं और उस स्थान पर। तो यह विषय रहा मंदिर का। जो स्थापित नहीं है, जो किसी मंत्रों द्वारा नहीं है, वह ऐसे अगर कोई स्थल आते हैं बीच में, सरकार उनको हटाए, हटा करके किनारा करे इसको। ठीक है गजेंद्र जी, बस मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ आपको, अगर इस बात की जानकारी होगी ही आपको कि आप कह रहे हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो वो अपनी स्पेसिफिक जगह पर ही निर्माण होना, सड़क के अगल बगल लगभग 20 फीट तक की जो दूरी होती है वो सार्वजनिक स्थल के उसमें आती है, तो वहां पे बनाना कितना जायज है? नहीं नहीं, विषय यह नहीं है। विषय यह है कि कोई भी निर्माण अवैध है या वैध है, इसका निर्धारण जब होगा, निर्धारित करे सरकार, निर्धारण का क्या प्रक्रिया है, क्या आकलन, क्या व्यवस्था की गई है, उसके मूल्यांकन का क्या क्या आधार है, यह पहले सरकार जारी करे, उसके बाद से निर्णय ले। सर ये तो सब है ही है कि आप मंदिर कहां पे बनाएंगे, मस्जिद कहां पर बनेगी या मजार कहां पर बनाएगी, इन सभी चीजों की सूची है। ऐसा थोड़ी ना कि आप सड़क पर या फिर गली में या फिर पार्क में कहीं भी आप बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, जहां भारत की बात जब आप करेंगे तो भारतीय संस्कृति है, व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जब भी आप आते हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत आप जब भी कार्य करने के लिए आते हैं, तो एक पूरी हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है। कोई भी सड़क आप ले लीजिए इस देश का, कोई भी स्थान ले लीजिए इस देश का, हर जगह जब भी नीचे खुदाई की जाएगी, मंदिर ही मिलेगा। सर मंदिर तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या निर्णय ले रहे हैं। सर एक छोटी सी बात, हम ही लोग हैं जब सड़क पे चलते हैं और जब ट्रैफिक लगता है किसी भी कारणवश से, तो हम लोग यही कहते हैं ना कि यार यहाँ क्या बना दिया, क्यों बना दिया। तो आपको ये नहीं ठीक लग रहा है कि अगर इस तरीके की चीजें हट जाएंगी, जो भी अवैध तरीके के निर्माण है, अगर वो हटा दिए जाएंगे तो चलना कितना आसान रहेगा सड़क पर? देखिए, सरकार कोई चीज हटाए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है,
लेकिन सरकार को मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है सर, कि क्या सरकार को हटाना है, क्या मूल्यांकन नहीं करना पड़ेगा। हटाना है। विवेक श्रीवास्तव जी, सरकार को मूल्यांकन करना और पड़ेगा किसी और एक साथ ही चीज से विवेक दूसरी कुमार चीज के की भी तुलना सवालों नहीं का की जा जवाब आप सकती। देंगे कि जो भी मंदिर मस्जिद आज तक बने हैं, अगर उनमें लाइट्स पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी इस पहुंच देश रही के है, सारे किस जितने तरीके भी से स्तर आप पहुंच ले गई? लें, तब हर ख्याल क्यों जगह नहीं नीचे आया जब सरकार भी को खुदाई कि की ये जाएगी, अवैध मंदिर ही बने मिलेगा। हुए हैं? जवाब सर। और 4 साल बाद देखिए अमोला जी, विषय यह है कि 1 जनवरी 2011 सरकार मंदिर छोड़े, दुनिया में काम करे, और भी काम है। समय हमारी सरकार इस प्रदेश में नहीं थी। ठीक है सर, सुनिए सर, विवेक श्रीवास्तव जी को सुनिए और सर। ये इन सारे विषयों पे जो आज विवेक जी यहाँ उठा रहे हैं, इन सारे विषयों पे उच्च न्यायालय में चर्चा के बाद ही उच्च न्यायालय का ये दिशा निर्देश सरकार को जारी हुआ। सरकार उसी के दिशा निर्देश के पालन में ये कार्रवाई कर रही है। आज उस पे किंतु परंतु की बहस करना कि साहब उसका मूल्य क्या है, मूल्यांकन क्या है, कौन जेई उस समय था, कौन एसओ उस नहीं, समय क्यों था, मतलब उस पे कार्रवाई नहीं करेंगे? व्यर्थ की चर्चा है। नहीं, व्यर्थ की चर्चा हो गई, व्यर्थ की मतलब चर्चा भ्रष्टाचार है। पनपता रहेगा, भ्रष्टाचारी बच के निकलते रहेंगे और आप उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे, ये व्यर्थ की चर्चा हो गई। ये सारी चर्चाएं उच्च न्यायालय की उस चर्चा में हो चुकी है। नहीं, ये चर्चा होती तो पहले लाइट की रिकवरी होती, बिल का पानी का कनेक्शन रिकवर होता, टैक्स वापस किया जाता, उतना पैसा माइनस किया जाता। अब रही ये बात कि जो सड़कों पे हैं, जो गलियों में है, जिससे सामान्य यातायात प्रभावित हो रहा है, 1 जनवरी 2011 के बाद निर्मित है, उनके क्लियर हो जा रहा कि 1 जनवरी 2011 के चलिए बड़ी आलोचना और सर, उसके विवेक किया जी के जाएगा। सवालों का जवाब सर आप दे दीजिए एक बार, उसके बाद फिर मैं अपने सवाल पर आऊं कि अगर उन मंदिरों में जो मंदिर आज तक बने हैं 2011 से ही अगर ये आदेश आया है उन्हीं को ही सिर्फ डिमोलिश करना है, तो अगर उनमें भी बहुत ही जायज सा सवाल है, अगर उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, पानी जा रहा है, पहुंचा टैक्स कट रहा है, या सड़क वहां तक बनाई गई है कि प्रॉपर लोग इस तरीके से दर्शन करें, या फिर इबादत स्थल है, अगर कुछ भी है, तो अगर इस तरीके की चीजें वहां पर क्रिएट करी गई हैं, तो मैं इसे में आप दोनों लोगों से एक सवाल मैं अपना जोड़ती हूँ, अगर इस तरीके के धार्मिक स्थल आज तक बने हुए हैं, तो क्या इनमें राजनेताओं की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हीं की वजह से इस तरीके की चीजें चल रही हैं? नहीं, देखिए अब उस समय स्थानीय स्तर पे प्रशासन की क्या भूमिका रही? नहीं सर, बहुत सरकार आई, बहुत सरकार बदली। 4 साल में आप अपनी भूमिका केवल स्पष्ट कर दीजिए। चलिए हमारे पीछे का भूल जाइए, चलिए हम हमारे पर तो आरोप लगते रहते हैं, एक एक आप करके बता सर। दीजिए। चलिए देखिए हमारे सामने जो उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश है, हम उसका नियमता पालन कराएंगे और कानून का राज स्थापित कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं। अच्छा, 2011 के पहले के जो भी धर्म स्थल हैं उनको छोड़ देंगे, बीच में है, सड़क पे है, साइड में है, जिससे लोगों को बहुत बाधा हो रही है, उसका क्या करेंगे? अगर उस पर कोई सक्षम दिशा निर्देश हमें कहीं मिलेगा तो उस पर आगे विचार किया जाए। बहुत से ऐसे अभी जो हमारे बड़ी पास तादाद है निर्देश उनकी। धर्म के आधार पे केवल 2011 आगामी 2022 के चुनाव को ठीक है सर, दबाने, जवाब डराने, दीजिए। प्रभावित जवाब करने का दीजिए। एक आयोजन है, विवेक श्रीवास्तव क्योंकि जी। भाजपा के पास धर्म के अलावा कोई आधार नहीं है चुनाव के एजेंडे को लेकर के। यही काम ये बंगाल में भी कर रहे हैं। आपका मानसिक नहीं, ये मानसिक नहीं, ये स्पष्ट आपके प्रवक्ता कह रहे हैं इसी डिबेट में। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा वही सेम सवाल आपसे भी है। इससे पहले आपकी ही सरकार थी, तो अगर इस तरीके के अवैध निर्माण नहीं हटाए गए, तो क्या राजनेता की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है? चाहे कोई भी सरकार आया जाए, आज बीजेपी है, कल सपा थी, कल को कोई और भी हो सकता है, तो क्या ये अवैध निर्माण राजनेता की ही जिम्मेदारी पर तो बन रहे हैं? जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तभी तो ये हाल है आज सड़कों का कि इतने ट्रैफिक लग रहे हैं। विवेक कुमार जी, मैं तो स्पष्ट रूप से ही कह रहा हूं ना कि जिम्मेदारी तय कीजिए ना। जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश है, तो ये तो आप मानते हैं ना कि 4 साल में आपको, आपके लिए भी ये जो महत्वपूर्ण विषय इतना आज आप जिस पे उसका वो लेना चाह रहे हैं, क्रेडिट या श्रेय लेना चाह रहे हैं, इस विषय पे आपका भी ध्यान नहीं था। दिक्कत यह है कि जब तक हाईकोर्ट की फटकार इस सरकार को, मौजूदा सरकार को नहीं पड़ती है, न्यायालय उच्चतम न्यायालय जब तक फटकार नहीं लगाता है, इस सरकार की आंखें नहीं खुलती। कारण यह है उसका, इनका नेतृत्व तो इतना कमजोर है और इतने कमजोर मानसिकता है कि उनको धार्मिक आधार के सिवा उनके पास बात करने योग्य कुछ है ही नहीं। केवल फीता काटना दूसरे की सरकारों के किए कामों के ऊपर और दूसरे के कार्यों का श्रेय लेने के लिए केवल वो सबसे आगे बढ़ के खड़े हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात समझिए, अभी हमारे जो बैठे हैं सर, इन्होंने पूछा कि 2010 के पहले, तो इनका एक वक्तव्य देखिए, ये नहीं इन्होंने कहा कि हम समीक्षा करवाएंगे, इन्होंने ये जरूर कहा अगर उस पर हमें कोई डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि जब तक आप इनको धक्का नहीं देंगे तब तक इनकी सरकार आगे चलेगी नहीं। इनके एक साथ समस्या ये है, इनको पता कुछ नहीं है, बस करना सब कुछ है इनको, और श्रेय हर काम का चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए श्रेय हर काम का चाहिए आपको। देखिए अमोला जी, है क्या, किसी भी ऐसे निर्माण को आप गिराने जाते हैं
तो उसमें वहाँ के ट्रस्ट के लोग, वहाँ भी जो कार्यकारी मंडल होता है, वो तुरंत उच्च न्यायालय का रास्ता पकड़ते हैं। तो ऐसे में बिना न्यायालय के दिशा निर्देश के सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई संभव नहीं होती। हर कोई किसी न किसी न्यायालय से स्टे कोई न कोई लंबित विषय लेके चला आता है। तो ऐसे में जब तक सक्षम न्यायालय से निर्देश न हो, सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई संभव नहीं होती है। इसलिए अभी जो हमारे पास आदेश है 1 जनवरी 2011 तक का है, उससे इधर जो बनेंगे या बने हुए हैं उनको गिराने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है। हर मंडलायुक्त को इसमें इत्तला करी गई है कि अपने अपने मंडल में इसकी मॉनिटरिंग करें, जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करें और उनको चिन्हित करके गिरवाया जाए। ठीक है सर, मैं मतीन खान जी के पास में आऊंगी। सर 80 के दशक में एक राजभवन के पास एक मस्जिद बनी हुई थी सर, जिसकी वजह से वहां पर आज भी बेशुमार ट्रैफिक लगता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो अवैध तरीके से बनाया क्या वो गया? अवैध है? उसके पेपर हैं, वक्फ बोर्ड में बाकायदा इदारे, सारी चीज़ें वक्फ हैं, क्या अवैध है? अब आज के सड़क का रूट अलग है, उस वक्त का जो है 80 साल पहले का सड़क का रूट अलग था। रूट अलग था ना, रूट के हिसाब से पहले 20 फुट के चौड़े रास्ते होते थे, आज 100 फीट के चौड़े रास्ते हो रहे हैं। नहीं देखिए, तो अवैध तो थोड़ी ना था वो। धार्मिक उन्माद को लाने का, उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने का, आगामी चुनाव को ये एक जरिया अपनाया गया है। क्योंकि एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कह दूं, एक वर्ड होता है ना टाउन प्लानिंग, अगर आपको पता है कि एक धार्मिक संस्था या धार्मिक स्थल कोई भी है, जो कि हमारे एक श्रोता जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ जो एक साथी जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि जहां पे परंपरागत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करते हुए अगर पूजा अर्चन हो रही है, तो आप जानबूझ करके क्यों ऐसे स्थल को छेड़ना चाह रहे हैं जिससे कि धार्मिक उन्माद या समाज के अंदर अंतरकलह की स्थिति पैदा हो? मेरी बस एक समझ में यह विषय नहीं आ रहा है। आपको इसी समय चुनाव आते ही आपको धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थानों का जर्जरीकरण, नवीनीकरण या उसको हटाना, तोड़ना इसी समय क्यों आता है जब आपको चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं? चुनाव के नजदीक आते ही ये सब कुछ क्यों ख्याल आता है विवेक श्रीवास्तव जी? विवेक जी का दर्द ये है, दर्द तो है और रहेगा। प्राण प्रतिष्ठित स्थानों को जब भी तोड़ा जाएगा दर्द तो होगा। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, उनका दर्द जायज है। नहीं, हम तो बोल रहे हैं मत तोड़िए ना, उन स्थानों को छोड़ दीजिए कम से कम, जो परंपरागत तरीके से चल रहे हैं। समझ सकता हूँ। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो हिंदुस्तान में रोज कहीं ना कहीं चुनाव होता है, कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, कभी विधानसभा का, कभी नगर पालिका का, कभी जिला पंचायत का। तो अगर हम चुनाव को देख करके काम रोक देंगे तो फिर तो कोई काम नहीं कर पाएगी। सही बात है, चुनाव के अलावा काम ही कर बाकी ये सब आपके जो भी मानसिक समस्याएं हैं, इसके लिए हम नहीं, ये मानसिक समस्या मेरी नहीं है और मैं आपको इसी चैनल पे बताने जा रहा हूँ। आने वाले चुनाव के समय अच्छा 11 अराजकता पैदा करेंगे समाज के अंदर की, दो समुदाय लड़ जाएंगे आपस में। अच्छा, ये इसी प्रयास में रहते हैं। अच्छा, ये विवेक श्रीवास्तव जी इस बात को एश्योर कर दीजिए कि 2011 के बाद के जो भी धर्म स्थल हैं, उसको जो है, जो सड़क में या बाधित हो कर रहे हैं, अवैध हैं, वही तोड़े जाएंगे। उसके अलावा उससे पहले के जो भी धर्म स्थल हैं उसको नहीं छुआ जाएगा। ये श्योर करिए। ये ना हो बदले की भावना से, ये ना हो कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और उनको टारगेट करके हम हिंदू मुस्लिम को आग जला करके उसकी लौ से हम रोटी सेक करके खाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती और हम किसी को ये आश्वासन नहीं दे सकते 1 जनवरी 2011 के बाद का जो उससे पहले का, उससे पहले में कोई आप टच तो नहीं करेंगे, ये तो एश्योर करें। मैं सुन लीजिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। 1 जनवरी 2011 के बाद की जो भी धार्मिक स्थल है उनको अभी गिराने का कार्य सरकार कर रही है, प्रशासन उसको चिन्हित करके निपटा रहा है। इसके अलावा यदि कोई हमारे पास शिकायत आती है साहब ये स्थल अवैध है और उसमें कोई सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त होता है, तो सरकार उस पर भी कार्रवाई से बाज नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम अपने डिबेट के लास्ट सेगमेंट में, मेरा सवाल पहला विवेक कुमार जी से। विवेक कुमार जी, क्या सपा सपोर्ट कर रही है योगी सरकार के इस फैसले को? मैं देखिए, न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं देता, क्योंकि न्यायालय अपने सक्षम मानसिकता के आधार पर ही हमेशा एक फैसला देता है।
लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इनके आडंबरधारी इन प्रपंचों को और षड्यंत्रों को कभी भी समर्थन नहीं देगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। अगर आज ये विकास के मुद्दे पे बात करते, ये बेरोजगार के मुद्दे पे बात करते, ये सरकारी संस्थाओं को बढ़ाने के मुद्दे पे बात करते, तो हम पूर्ण रूप से इनके साथ खड़े रहते। लेकिन इस तरह की धार्मिक उन्माद, धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा करना, समाज को तोड़ना और जातिगत षड्यंत्र राजनीति करना, हम समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी इस तरह की कुंठित मानसिकता वाले लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, न ऐसी विचारधारा को करते हैं। ठीक है गजेंद्र त्रिपाठी जी, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं और क्या आप समर्थन में आएंगे कि इस तरीके से अवैध निर्माण को खत्म किया जाए, डिमोलिश किया जाए? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर जहां है वहीं रहने चाहिए, क्योंकि उनका वह स्थान अगर दिया गया है तो सनातन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रों द्वारा उच्चारित व्यवस्था में मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है सर, मतलब मंदिर कहीं वहीं से रहने लाके चाहिए। किसी को बैठा नहीं दिया गया है वहाँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है वहां सर। पर किसी को तमीम लेटा खान जी, नहीं दिया तमीम गया खान जी, ऐसे। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या मस्जिद या इबादत स्थल जितने भी बनाए गए हैं उनको रहना चाहिए या फिर डिमोलिश करना चाहिए? देखिए, जितने इस तरह के स्थल हैं मंदिरों को छोड़ करके सभी को रोड के किनारे से हटाना चाहिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर आप बता देखिए, दीजिए। जो अवैध हैं, ये बात बहुत चिन्हित करना चाहिए। अवैध की बात है, 2011 के बाद के जो अवैध धर्म स्थल हैं उसी को डिमोलिश किया जाएगा, उससे पहले वाले को टचअप नहीं किया डिमोलिश जाएगा। भी क्यों किया जाएगा? उनको व्यवस्था दे, व्यवस्था दे सरकार, व्यवस्था दे, दूसरी जगह करे, शिफ्ट करे, शिफ्ट कर दे उसको कहीं पे। विवेक श्रीवास्तव जी से, जिस तरीके से इस मुहिम को अब चलाई गई है, बहुत तेजी से आप लोग सर कुछ भी फैसला आता बहुत तेजी से शुरू करते, फिर वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता, क्या वाकई में ये काम किया जाएगा? ये भी चुनाव के साल भर के बाद खत्म हो जाएगा? देखिए, हमारी सरकार जिस भी कार्य को हाथ में लेती है उसको परिणाम तक पहुंचाती है। अभी विवेक जी कह रहे थे कि कुंठित मानसिकता है, अब आप स्वयं लगा लीजिए अंदाजा कुंठित कौन है जो पत्रकारों को वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, सर मैं अपने डिबेट वो के बिल्कुल लास्ट दिख सेगमेंट रहा में है। हूं। अच्छा, इतना ही वादा कर दीजिए कि उस बुजुर्ग को न्याय दिला देंगे आप, कम से कम अपने नेता से संपत्ति उनकी छुड़वा देंगे आप। लास्ट सेगमेंट प्लीज सर, सर आप कह रहे हैं कि हम उसे एंड तक पहुंचाते हैं जहां तक पहुंचना था, बट सर आपके तरफ से ही हुआ था लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, बट सर अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ, वो एज इट इज का बना हुआ है। बट सर चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ बहुत शुक्रिया करते हैं मतीन खान जी का, गजेंद्र त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत करते हैं, विवेक कुमार का बहुत स्वागत करते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी का बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम प्राइम डिबेट में हमारी चर्चा थी कि अवैध निर्माण जो भी हुए हैं, धार्मिक स्थल हो या फिर कोई भी स्थल हो, किसी भी प्रकार का धार्मिक अगर किया गया है निर्माण, तो उन्हें 2011 के बाद से अब तक जो भी निर्माण हुए उन्हें हटाया जाएगा, उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। ये हाई कोर्ट के बाद अब योगी सरकार ने अपने दिशा निर्देश इसके लिए जारी कर दिए। इसी के साथ प्राइम डिबेट पे फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।